औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जी विद शाजी के साथ मैं हूं ज़ीशान करीम और अपने माहिराना तज्ज़ियात के साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं हमारे साथ शाह सफदर अली बुखारी साहब। और हम बात करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर और ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आपको आगाह भी करते हैं और ताज़ा तरीन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करके माहिराना तज्ज़ियात हम शाह सफदर अली बुखारी साहब से लेते हैं। बहुत शुक्रिया शाह सफदर अली बुखारी साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए और हमें इज़्ज़त बख्शने के लिए। सफदर अली बुखारी साहब, बात करें अगर हम सेहत के मौजू पर, सेहत का इस वक्त क्या किस सूरत हाल, इस सूरत हाल को आप इस सिनेरियो में आप सेहत को कहाँ देखते हैं? आप काइंडली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगाह कीजिएगा। हमारे साथ आज शामिल होंगे मज़ीद डॉक्टर साहिबान भी और उनसे भी हम स्पेसिफ़िकली आज मैं बच्चों की सेहत के हवाले से बात करेंगे। और बच्चों में ये जो सारा सूरत हाल है, पिछली बार क्योंकि हमने बात की थी स्मॉग के हवाले से, और इस वक्त सिर्फ स्मॉग ही नहीं और भी ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमें घेरा डाले हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ना सिर्फ बच्चों को, बड़ों को, सबको हमें बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निशान, हम बच्चों की सेहत के हवाले से भी बात करते हैं, मगर आप ये देखें कि जो हमने 15 दिन पहले जिस चीज़ की निशानदेही की थी वो कल जो है लाहौर के करीब इतनी फोग थी और स्मोक थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए और हमने इसकी निशानदेही बहुत पहले कर दी थी जी। और आज का टॉपिक तो बहुत अहम है जी, कोरोना के हवाले से। कोरोना ने जो है बड़ों को बहुत परेशान किया हुआ है और बच्चे तो वैसे भी माशाल्लाह फूल होते हैं, उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन बीमारियों का। और आज आपने बहुत अच्छा किया कि माहिरीन को, डॉक्टर्स को आपने मदऊ किया हुआ है, तो आज का टॉपिक बहुत अहम है जी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में डॉक्टर मुदस्सिर अदनान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर अदनान साहब, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान से आप मुल्हिक भी हैं। और बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर राना वकास शाकिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए। हज़रत चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और न्यूरोटोलॉजिस्ट हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान से, आपका भी ताल्लुक़ है। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके ख़ुसूसी वक्त में से हमें वक्त हमारे प्रोग्राम को देने के लिए। डॉक्टर साहब, अगर बात करें इस वक्त, डॉक्टर वकास साहब, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त चल रही है, क्योंकि हम प्रोग्राम में ट्रेंडिंग अगर बात करें तो कोरोना वायरस। सबसे पहले तो मुझे काइंडली ये बताइएगा कि कोरोना वायरस का क्या इफ़ेक्ट है, ये है क्या चीज़? शुक्रिया ज़ीशान टाइम देने के लिए। एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस एक फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, जिसके अंदर एक सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है, इसके अंदर मज़ीद 7 स्ट्रेन हैं कोरोना वायरस की। तो इसने शुरुआत में जो वर्ल्ड को हिट किया 1962 में फर्स्ट वेव आई, एपिडेमिक थी। उसके बाद फिर 2002 में ये एक चाइना में ही वेव आई थी जिसको सार्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर एक वेव अलग आई 2012 में, वो हिट किया सऊदी अरेबिया को। उसको मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या मार्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फोर्थ वेव जो है 2019 में चाइना वुहान में स्टार्ट हुई, तो उसके बाद उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी काइंडली यहाँ पर मेंशन कीजिएगा कि क्या वजूहात हैं ऐसी, किस तरह से ये वायरस ट्रांसफ़र होता है? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आई थिंक बहुत सी थ्योरीज़ हमारे लोगों में इसके हवाले से पाई जाती हैं कि कहीं पर ये कितने टाइम रह सकता है वायरस, किसी एरिया में ये 15 मिनट, 2 दिन, 4 दिन, तो डिफरेंट ऐसी ओपिनियंस हैं। तो इस हवाले से काइंडली हमें, हमारे देखने वालों को आप आगाह कीजिएगा कि इसकी कोई स्पेशल साइंस भी है
कि ये किस तरह से आगे बढ़ता है? जो कोरोना वायरस है वो बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक जोनोटिक इन्फेक्शन है। जोनोटिक इन्फेक्शन उनको कहते हैं जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र होते हैं और उसके बाद फिर ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करते हैं। तो बेसिकली जो वुहान में हुआ वो आप लोगों ने सब में टीवी में देखा होगा कि वहाँ पे जो कैटल मार्केट थी, फिश मार्केट थी, जो सी फूड्स थी, उनमें बैट्स थी, रैट, स्नैक्स वगैरह जो वहाँ पे वो खा रहे थे। तो ये बेसिकली वायरस एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ। फिर उसके बाद इसकी जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र जो है वो रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उसके बाद इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। तो ये हवा से भी फैलता है? इसका मुख्तलिफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ये एयरबॉर्न है, एरोजल है, जिसमें इंसान जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है अगर वो खांसता है, सांस लेता है या बात करता है तो जरासीम उसके मुंह से निकलकर हवा में मोलक हो जाते हैं। तो हवा में ये तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ये मोलक रहते हैं और उसके बाद ये मुख्तलिफ सरफेसेस पे अगर ये पड़ते हैं तो हर सरफेस की इसमें जो ग्रोथ है वो इसकी डिफरेंट है। सपोज अगर हम वुड का देख लें, ये 2 से 3 दिन तक वुड पे ग्रोथ करता है। उसके बाद अगर हम कागज़ पे देखें तो 1-2 दिन तक ग्रोथ करता है। जो हमारे मास्क हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं उसकी आउटर सरफेस के ऊपर ये 7 दिन तक ग्रो कर सकता है। अच्छा, तो मतलब कि उस मास्क को भी हाथ लगाना, उस मास्क को उतारना, एक मास्क कितने अरसे तक हमें यूज करना चाहिए? ये जो हम मास्क यूज करें ये डिस्पोजेबल मास्क हैं। एक दफा आप यूज करें और उसको प्रॉपर वे से यूज करें, पहने प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद जब आप उसको मास्क पहने तो बार बार उसको, अक्सर हमारा हम देख रहे होते हैं कि हम फिर खारिश भी कर रहे होते हैं, मास्क की आउटर सरफेस को हम टच भी करते हैं और उसके बाद उठा के जेब में भी डाल लेते हैं। और जब फिर कोई डॉक्टर के पास या किसी हम भीड़ में जाते हैं वो भी मास्क जेब से निकाल के हम पहन लेते हैं। तो ये डिस्पोजेबल मास्क हैं, इसको आप एक दफ़ा यूज़ करें, यूज़ करने के बाद इसको आप प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दें। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुदस्सिर अदनान साहब, ये बताइएगा आपसे, अगर हम इसके हवाले से बात करें कि सिम्टम्स भी होते हैं बीमारियों, हर बीमारी के कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं। बच्चों में ज़ाहिर है कोरोना के कोई ख़ास ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कोई डिफरेंस है या फिर नॉर्मली होते हैं जैसे हमारे एडल्ट्स में होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस हॉट टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी तक लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। वो एक दूसरे से बातें सुनते हैं, वही सीना बसीना आगे चल रही हैं और चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि इसकी अलामात क्या हैं, तो इसमें एक बहुत ही बड़ी रेंज है जो अलामात की आती है। बड़ों में तो जैसे सबको बताया जाता है कि इसमें अलामात जो सबसे कॉमन है वो है सांस लेने में मुश्किल, उसके बाद खांसी है, बुखार जो नहीं टूटता, तेज़ होता है पहले 2-4 दिन और उसके साथ, और जिस्म में दर्द वगैरह। लेकिन बच्चों में जो अलामात हैं वो थोड़ी सी बड़ों से मुख्तलिफ हैं, और ना सिर्फ मुख्तलिफ हैं, उसमें उनकी जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है। जो सिंपल अलामात हैं बच्चों में हैं, जो बग़ैर किसी कॉम्प्लिकेशंस के यानी कि बिगाड़ के बग़ैर आ रही हैं, उसमें बच्चों का बुखार है जो 4-5 दिन से ज़्यादा भी चल सकता है। उसमें उनका गला ख़राब होना है, उनको उल्टी या मोशन आना है, उनके पेट में दर्द या जिस्म में दर्द है। कुछ केसेस हैं जो कोरोना के बच्चों में बिगड़ जाते हैं, उसमें बच्चों के दिल की इन्वॉल्वमेंट है या मुख्तलिफ जो आज़ा हैं जिसमें जिगर है, दिमाग है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है जो मुख्तलिफ अलामात शो करती हैं। जैसे कि अगर जो जिस्म पे मुख्तलिफ किस्म के लाल धब्बे या जैसे खसरा टाइप की रैश निकलती है, वो इसकी एक अलामत है। उसमें हाथ पाँव पे सो जाना है, और जो होंठ हैं वो खुश्क हो जाना, क्रैकलिंग बिल्कुल टाइप होते हैं, और उसमें आँखों का सुर्ख हो जाना है, ये भी उसकी अलामात में से। तो आजकल जो कोरोना है, तो अगर हम देखते हैं कि बच्चों का किसी से एक्सपोजर है, किसी बड़ों का, या कोई गैदरिंग में गए हैं या उनकी हाइजीन अच्छी नहीं है, तो हम थोड़ी बहुत अलामात को भी ऐसे लेके और उनकी इन्वेस्टिगेशन या टेस्टों की तरफ जाते हैं। डॉक्टर वक्कास साहब, आप शीरखार बच्चों के हवाले से कोई बात आपसे हो जाए। आप ये बताएं कि बच्चे की पैदाइश से पहले जब उसकी वालदा को हमल होता है, तो क्या ये कोरोना उस हमल के दौरान भी बच्चे को हो सकता है, या कोरोना या उसकी वालदा को अगर कोरोना हो तो उसके असरात बच्चे पर होते हैं? जी, पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि ये इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो एरोजल है, कि ये हवा से, कंटेक्ट से फैलता है। ये
ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या ब्लड से नहीं फैलता। तो इसलिए हमने जो रिसर्च हुई है, जो स्टडीज़ हुई हैं, तो उन्होंने ये शो किया रिज़ल्ट के माँ से बच्चे में बहुत कम वर्टिकल ट्रांसमिशन इसकी कोरोना की होती है। अगर माँ इन्फेक्टेड भी है या सिम्टोमेटिक है तो बच्चे में बहुत कम इसके असरात देखे गए हैं। आप ये बताएं कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी वालदा को अगर कोरोना हो तो क्या बच्चे को दूध पिला सकती है? ये दूध पिलाना जो है वो एक किस्म का फ़र्ज़ है माँ का। तो हमारे जैसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रह रहे हैं तो इसके हम बेनिफिट्स और नुकसानात हम कंपेयर करते हैं, तो उसमें ओवरवेट जो है ना वो बेनिफिट ज़्यादा है कि बाहर से वैसे कि उसको हम दूध ना पिलाएं, उसके नुकसानात ज़्यादा हैं। तो अगर माँ को कोरोना है और वो सिम्टोमेटिक है तो उसमें हम प्रॉपर हाइजीन है, जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उसके गाउन हैं, वाटर प्रूफ आपके ग्लव्स हैं, मास्क है, तो ये पहन के और प्रॉपर हाइजीन के साथ बच्चे को आप दूध पिला सकते हैं। जी डॉक्टर मुदस्सिर साहब, आप ये बताएं कि जब बच्चे को कोरोना हो जाए तो इसकी क्या एहतियाती तदाबीर माँ को इख्तियार करनी चाहिए, या इसका इलाज कैसे मुमकिन है कि वो बच्चे को बचाया जा सके? जी बुखारी साहब, इसमें असल में ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें परहेज़ ही सबसे अच्छा इलाज है। आप परहेज़ आप करेंगे जिसमें आपने बीमारी से बचना है, और अगर बीमारी हो गई है तो फिर उसका इलाज थोड़ा सा चेंज है उसमें। चलिए सबसे पहले परहेज़ पे बात कर लेते हैं। इस बीमारी की सबसे बचना इसमें सफाई नंबर 1 पे आ जाती है, जिसमें अपने अपने हाथ साफ़ रखने हैं, हाथ बार बार धोने हैं, और जब हाथ धोने हैं कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ धोने हैं। और दूसरे नंबर पे है कि आपने अपने चेहरे पे, अपनी आँखों पे हाथ नहीं लगाने बार बार ख़ास तौर पे जब आप बाहर जा रहे हैं, और मास्क का इस्तेमाल करना है। वो डॉक्टर वक़ार शाकिर पहले बता चुके हैं कि आपने डिस्पोजेबल को करना है तो उसको ऐसे डिस्पोजेबल ही यूज़ करना है। और दूसरी मास्क हैं कुछ N95 वगैरह, उसकी फिर टाइम लिमिट ज़्यादा है, और उसकी प्रिवेंशन आमतौर पर जो हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन सिंपल हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए सिंपल मास्क ज़रूरी होता है। दूसरा मास्क और इस हाइजीन्स के बाद दूसरी होती है कि अपनी जनरल अपनी हेल्थ आपने अच्छी रखनी है। एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें आप तमाम खुराक फल वगैरह आपने यूज़ करना है। आपने आजकल जो चल रहा है आपने कोई ना कोई मल्टीविटामिन वगैरह यूज़ करना है। और इन केस खुदा न खास्ता अगर कोरोना हो गया है तो आपने लाजमी, अगर आपको ऐसी अलामात लग रही हैं, शक है कि कोरोना है, तो अपने मालिक से रब्ता करना है, उसको बताना है कि एक्सपोजर यानी किसी से अलामात किसी और की थी और आप उनके साथ कांटेक्ट में आए हैं, और वो आपको कुछ टेस्ट वगैरह एडवाइस करेंगे, वो टेस्ट लाजमी करवाना है। और जब भी किसी को हो जाता है तो आम तौर पर ज़्यादातर मरीज़ ऐसे होते हैं जो बिगड़ते नहीं हैं, और बहुत कम मरीज़ों की परसेंटेज है जो बिगड़ जाते हैं। इसलिए जब ये टेस्ट कंफर्म आ जाता है या अलामात आ जाती हैं तो हम एडवाइस करते हैं कि कम से कम 14 दिन के लिए उस पेशेंट को आइसोलेट करना है। बड़े तो आसानी से आइसोलेट हो जाते हैं, बच्चों के लिए आइसोलेशन ज़रा मुश्किल होती है, तो पेरेंट्स को साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। और इन केस अगर इस दौरान ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो फिर उनको हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और फिर उनका जो टिपिकल इसकी कोई ख़ास मेडिसिन है कुछ हम शुरू करते हैं वो दी जाती हैं, और अकॉर्डिंगली फिर आगे उनका टेस्टों पे डिपेंड। डॉक्टर मुदस्सिर अदनान साहब, काइंडली इस तरफ ज़रा गौर करवाइएगा कि क्या ये जो वायरस है कोरोना वायरस स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स, या फिर ख़तरा दोनों तरफ बराबर ही है? क्योंकि बच्चों की जो उनका सिस्टम है एक कम उनके अंदर मौजूद होती है, उसको कहें क़ुव्वत मुदाफ़ियत का थोड़ा सा कम होना शायद होता है, तो क्या ये उनके लिए ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है उनके? निशान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबको आमतौर पर पता होना चाहिए। इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों की भी कुछ पॉपुलेशन है, ख़ास तौर पे जो 2 साल से नीचे हैं, उनमें ये ज़्यादा शदीद देखा गया है। लेकिन एज ए जनरल पॉपुलेशन अगर बड़ों और बच्चों को कंपैरिजन हम करें तो बच्चों में इसकी अलामात नो डाउट आती हैं, और इन्वॉल्वमेंट आलमोस्ट बड़ों के बराबर है, लेकिन अलामात ज़रा हल्की आती हैं
और इनके बिगड़ने के चांस ज़रा बड़ों की निस्बत कम होते हैं। लेकिन अगर हम टेस्टों की बात करें, अब तक पूरे वर्ल्ड का जो अभी डाटा जा रहा है, तो तकरीबन अगर 100 केसेस आपके कोरोना के डायग्नोज हुए हैं तो उसमें बच्चे 11 से 14% के करीब ही टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। अदरवाइज बाकी सारे जो हैं एडल्ट पॉपुलेशन से आता है। देखें, देहाती इलाकों में लोग रहते हैं और वहाँ पर कोरोना के असरात वाज़े हो जाते हैं कि इस बच्चे पर कोरोना है, तो क्या एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार करें कि बड़े हॉस्पिटल या बड़े शहर या बड़े डॉक्टर तक पहुँचने में उनको जो वक्त लगता है तो वो कैसे गुजारें? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट तो चीज़ ये है कि जब भी कोई भी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे को या किसी बड़े को या किसी को भी कोरोना हो गया है, तो आइसोलेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, कि आपने उसको बाकी सबसे अलहदा कर देना है ताकि ये बाकी लोगों में स्प्रेड ना हो। और दूसरा, मास्क सिर्फ जो बचने के लिए नहीं लगाया जाता, मास्क आप दूसरों से फैलाव से बचाने के लिए भी लगाया जाता है। मीन के जो पेशेंट है वो भी मास्क इस्तेमाल करे ताकि बोलते हुए जो ज़रात मुंह से निकल रहे हैं या चीखते खांसते हुए जो आ रहे हैं वो रुकें और दूसरे में ना फैलें। और आइसोलेशन आई थिंक इज़ इसमें यानी कि अलहदा कर देना ही इसमें सबसे ज़रूरी होता है, जब तक आपके टेस्ट कंफर्म ना कर दें कि जो वायरस नहीं है। और या इनकेस अगर खुदा न खास्ता हालत आपको लग रही है कि अच्छी नहीं है तो हॉस्पिटल आपको जाना होता है। डॉक्टर वकास साहब, आप एक बात बताइए, आप नौज़ायदा बच्चों के मुआलिज हैं और माहिर हैं। अगर बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद उनको कोई मसला बनता है बच्चे को, तो उसके लिए क्या आप तदाबीर बताएंगे कि भी उस कोरोना से कैसे बचा जाए या कोई एहतियाती तदाबीर जो है वो की जाए? जो न्यू बॉर्न होते हैं तो हम उसकी हिस्ट्री को रिलेट कर रहे थे मदर के साथ। अगर साइन सिम्टम्स बच्चे में पॉजिटिव आ गई हैं और उधर से मदर का PCR पॉजिटिव है तो हम इमीडिएटली बच्चे को आइसोलेट कर देते हैं इंक्यूबेटर के अंदर और ICU में उसकी केयर जारी करते हैं। जी डॉक्टर मुदस्सिर साहब, एक बात और बताइएगा हमें कि किसी को अगर एक दफ़ा कोरोना हो गया है तो उसको दोबारा भी हो सकता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। आमतौर पर देखा ये गया है कि अगर एक बंदे को कोरोना हो जाता है तो अगर उसके जिस्म में मुदाफ़ियत बन गई है तो उसकी मुदाफ़ियत 2-3 महीने से ज़्यादा की नहीं होती है और उसके बाद दोबारा इन्फेक्शन होने के चांस बिल्कुल मौजूद हैं। वो ऐसे जैसे किसी बंदे को पहली दफ़ा है उसको भी ऐसे ही हो सकता है सेकंड टाइम भी। और अभी तक जो इसके बारे में स्टडीज़ हुई हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी पब्लिश हुई हैं उसमें एक चीज़ उन्होंने बड़ी हाईलाइट की है कि अगर सेकंड इन्फेक्शन किसी को कोरोना से हो रहा है तो वो पहले की निस्बत ज़्यादा सीवियर होगा, ज़्यादा ख़तरनाक होगा, उसकी अलामात भी ज़्यादा शिद्दत से आएंगी। और अगर हम देखें एक नई प्रोग्रेस जो अभी तक आई है वो इसकी वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके दोबारा इन्फेक्शन से या इसको पहली दफ़ा इन्फेक्शन से बचा सकती है आपको। मुख्तलिफ़ जगहों पे इसके मुख्तलिफ़ ट्रायल्स हो रहे हैं जिसमें अमेरिका, चाइना और कनाडा वगैरह उस साइड पे हैं। तो पाकिस्तान भी उन ट्रायल्स का पार्ट है। अब यहाँ भी वैक्सीनेशन ट्रायल्स की हो रही हैं ताकि उसको फिर बाद में पेटेंट किया जाएगा और वैक्सीन निकाली जाएगी। और वैक्सीन की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि नो डाउट इसने हमें इन्फेक्शन से बचाना है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वैक्सीनेशन हो गई है तो आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तकरीबन ये 80 से 90% जो है आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी 10% आपके पास 10 से 15% चांस है कि आपको वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। नो डाउट अगर वो है तो वो सीवियरिटी उसकी कम होगी और अलामात उसकी कम होगी। डॉक्टर मुदस्सिर साहब, आप दिल के माहिर हैं, आप बताएं कि ये कोरोना जो है बच्चे के दिल पे भी अटैक करता है? जी, जैसे मैंने पहले अलामात बताते हुए बताया था, इसकी कुछ शक्ल है जिसमें ये बच्चों के सिर्फ दिल पे नहीं बाकी आज़ा पे भी हमला करता है। कुछ बच्चे दिल फेल के साथ भी आते हैं और दिल की एक और बीमारी का हम कहते हैं कावासाकी, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्वॉल्व होनी आ जाती हैं जिसमें बच्चों के जिस्म पे सुर्ख धब्बे निकल आते हैं, हाथ पे सोज आ जाती है, मुंह होंठ खुश्क हो जाते हैं, आंखें रेड हो जाती हैं और बुखार होता है जो 5-6 दिन से पहले नहीं टूटता। और उसमें फिर दिल की इन्वॉल्वमेंट होती है, साथ उसमें दिल की कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है। और लेकिन जो कोरोना का देखा गया है ये कावासाकी रिलेटेड यानी इसी के साथ मिलती जुलती आती है बीमारी, लेकिन उसमें मुख्तलिफ और अज़ा भी जैसे उसका जिगर है और दिमाग है उसकी इन्वॉल्वमेंट आनी शुरू हो जाती है। उसको मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट सिंड्रोम कहते हैं इन चिल्ड्रन, मिस सी के नाम से इसको जाना जाता है।
और इसलिए कोई भी बच्चा वो हमारे पास आजकल ऐसा आता है जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वायरल इलनेस है और मिस सी में कहीं फिट हो रहा है, तो हम उसके टेस्ट लाजमी कराते हैं। लेकिन बच्चों में आम तौर पर ये डायरेक्ट वायरस इतना कम डैमेज नहीं करता, बल्कि होता यह है कि बच्चों में इसका वायरस जो असरात छोड़ जाता है जो असरात छोड़ जाता है वो ऐसा ऐसा फैलते हैं जिनको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बच्चों में ज़्यादा डैमेजिंग होता है और वो फिर मुख्तलिफ दिल या बाकी इन्वॉल्वमेंट के साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप टेस्टों की बात कर रहे थे, तो एक और वजाहत कर दीजिएगा साथ में कि टेस्टों से आपको तो मालूम हो जाएगा, मगर आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि बच्चे के दिल पर कोरोना का असर हुआ है? देखिए, आम पब्लिक के लिए ये बात सिर्फ ऐसी है कि अगर कोई भी आप बच्चा सस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो इन कांटेक्ट में किसी ऐसे बंदे के आ गया है जिसको कोरोना है, प्रूव्ड हो चुका है, या आप समझते हैं कि उसको भी कोरोना हो सकता है, और फिर बच्चे में अलामात जो एक बड़ी लंबी लिस्ट मैंने बताई है उसमें से हैं, तो ये आप मेरे ख्याल में अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि इसको कोरोना है या नहीं है। डॉक्टर भी अगर सोचेगा कि वाकई इसको कोरोना है तो फिर आगे उसकी टेस्टिंग है। जो हम फौरी तौर पे सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि कोरोना का टेस्ट कराना है, वो आम तौर पर नाक या मुंह से एक स्वैब लेके भेजा जाता है जिसमें पीसीआर करके और उसका टेस्ट किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इससे ही हम आगे डिसाइड करते हैं कि वाकई कोरोना है या ये कोई और अलामात जा रही हैं, या नज़ला ज़ुकाम की और बड़ी शक्लें हैं, या मोशन की और बड़ी शक्लें हैं जो ज़रूरी नहीं है कोरोना की वजह से हो। इसलिए हमें टेस्टों पर रिलाई करना पड़ता है इसमें। जी डॉक्टर मुदस्सिर अदनान साहब, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि बच्चों में मास्क की आदत डालना बहुत मुश्किल होता है नॉर्मली, क्योंकि बच्चों के अंदर मास्क ना पहनने की एक आदत होती है या मास्क उतार के फेंक देने की नॉर्मली उनकी आदत बनी हुई होती है। तो क्या बच्चों को हम किस तरह से ट्रेन करें, या कोई ऐसा ज़रिया जिसके ज़रिए हम अपने बच्चों को इस सारी वबा से किसी तरह से दूर रख सकें, बचा सकें? ओके, एक तो ये जो हमारा परसेप्शन है ना कि बच्चों को आप कुछ नहीं सिखा सकते, ये हमारा बिल्कुल गलत है। जितने बच्चों में पिकिंग पावर होती है, जो सीखने की उनमें सलाहियत होती है, वो बड़ों से बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उनको बार बार सिखाएं, बच्चे अगर 3 साल उससे प्लस वाले हैं, वो आप तौर पर समझ जाते हैं और वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा आप ये देखें, हम मास्क लगा क्यों रहे हैं कि दूसरे से इन्फेक्शन बच्चे को या आपको ना लग जाए। इसके लिए सबसे बात ये होता है कि आप एक सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी रखें। बच्चों को आप गैदरिंग्स में ना लेके जाएं। उनको अगर स्कूल गोइंग किड्स हैं तो उनको आप ना सिर्फ मास्क समझा सकते हैं, बल्कि उसमें हैंड वॉशिंग की उनकी आदत बनाएं, उनको सिखाएं, सैनिटाइज़र उनको दें और उनको बताएं कि स्कूल या बाहर कोई चीज़ उन्होंने नहीं खानी है, अपने चेहरे पे हाथ नहीं लगाना है। ये सारी सिखाने वाली चीज़ें जो बच्चे सीख जाते हैं। अगर वो स्कूल गोइंग किड्स नहीं है, छोटे बच्चे हैं, तो उनको आप घर में रखें। आजकल इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि आप फैलें, यानी उनको बाहर लेके जाएं, उनको या एक्सपोज कराएं ना वायरस से। तो ये एक्सपोजर ही आपने बचना है जो आपको उससे बचा सकता है इन्फेक्शन से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकास शाकिर साहब और डॉक्टर मुदस्सिर अदनान साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए और माहिराना अपनी गुफ्तगू से हमें और हमारे सारे देखने वालों को आपने आगाह किया। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया और उनका जवाब आपने हमें दिया। इसी तरह से बहुत सारी बातें ऐसी भी हो सकती हैं जिनका जवाब आप लोगों को, आप तमाम देखने वालों के माइंड्स में हो। तो अगर आपका कोई सवाल हमारे डॉक्टर साहिबान से हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपकी कोई सजेशन हो तो आप वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा और हमें बताइएगा ताकि हम उसका कोई सवाल या सद्देबाब आप तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा भी हम हाजिर होंगे। और सफदर अली बुखारी साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप शामिल हुए और आपने एक अपने तज्जियात से भी हमें आगाह किया। शुरू में आपने बहुत बेहतरीन बात की कि, और एक खूबसूरत बात जो है वो ये है कि हमें डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर वकास साहब ने कहा कि ये आगे हमें इसका हमेशा अपना सद्देबाब इस तरह से कर सकते हैं कि हम इसको अपनी आदत का हिस्सा बना लें कि हम अपने आप को पाक साफ़ सुथरा रखें। हम उन सारे SOPs को फॉलो करें जो हमें हुकूमत बता रही है, जिनके ऊपर डॉक्टर हजरात आकर हमेशा बात करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को इन तमाम SOPs के साथ जोड़ लीजिए और तभी हमारी इसमें आफियत है। बहुत शुक्रिया।
आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का देखने के लिए। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिएगा, आगाह करते रहिएगा अगर आप कोई नए टॉपिक से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ताकि हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स के अंदर अपने उन मेहमानान को भी यहाँ पर मदऊ करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।